हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीपीसीटी को स्टार्टिंग से 0 लेवल से बताने जा रहे हैं। अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल और आने वाली हर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो जो फर्स्ट टाइम कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था वो अबेकस था और यह एक प्राचीन गणना यंत्र था। यह संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है अबेकस को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फिर डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को 1922 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अच्छा, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो ये डिफरेंस इंजन था तो डिफरेंस इंजन किससे चलता था? भाप से चलता था। इसे फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इनपुट के लिए क्या यूज़ करते थे? इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। और आउटपुट के लिए क्या यूज़ किया जाता था? आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता था। और एनालिटिकल के इंजन के बारे में बता दें कि एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने कब बनाया था? 1842 में बनाया था। इसके बाद फिर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है। तो मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है तो किसके द्वारा बनाया गया? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर हार्वर्ड आइकेन के द्वारा 1937 से 1944 के बीच में विकसित किया गया था। और यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, और मार्क फर्स्ट के बारे में इतना ही। तो मार्क फर्स्ट के बारे में यही पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? मार्क फर्स्ट है। इसके बाद एबीसी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। सीपीसीटी में आपने देखा होगा कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे कि एबीसी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता दें कि एबीसी कंप्यूटर के बारे में क्या पूछता है ज़्यादातर कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एबीसी है। अच्छा, एबीसी क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इनका नाम एटनॉस ऑफ बेरी दोनों इन लोगों को मिलकर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो कब बनाया था? ये बनाया था इन्होंने 1939 में बनाया था। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी कंप्यूटर है। ये इतना ये मेन फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद एनियाक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि एनियाक का पहली बात तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। और दूसरी बात यह कि एनियाक को किसने बनाया है ये भी पूछा जाता है। तो एनियाक को किसने बनाया है? जेपी एकर्ड एंड जॉन मुचली ने बनाया था, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है तो इसमें हम नोट्स खुद बना रहे हैं, ई नोट्स बना रहे हैं और एक एक चीज़ों को सभी टॉपिक पे कवर कर रहे हैं और एक भी आपका टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। तो अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हर वीडियो सीपीसीटी की देखिए और आप आसानी से सीपीसीटी को क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर केवल कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए आपका कंप्यूटर बिल्कुल 100% निकल ही जाएगा। आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अपने से प्रैक्टिस करते रहिए और कंप्यूटर आप इसे पढ़ते रहिए। आपका कंप्यूटर 100% जरूर निकलेगा क्योंकि हम वर्तमान पैटर्न के अनुसार सभी टॉपिक को क्लियर यहाँ पर करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एनियाक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है। पहला कि एनियाक का फुल फॉर्म होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। और यह भी पूछता है कि एनियाक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये कई बार पूछ चुका है। तो एनियाक का किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ओके फ्रेंड्स, और एनियाक को किसने बनाया है? जेपी एकर्ड एंड जॉन मुचली ने बनाया था। और कब बनाया था? 1946 में बनाया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सन तो नहीं पूछता है लेकिन ज़्यादातर क्या पूछता है कि एनियाक को किसने बनाया है। ओके, अब ये भी पूछता है कि फर्स्ट
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ये ENIAC। ओके फ्रेंड्स, और गणना को स्टोर करने में सक्षम नहीं था। तो ये गणना को स्टोर करने में सक्षम नहीं था, तो इसके लिए एक अलग से कंप्यूटर बनाया गया था, उसको हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो हमने फैक्ट बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ENIAC से इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कहीं भी आप देखें किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर ये इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। अगला ये है कि EDIVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDIVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। अच्छा, और इसको किसने बनाया, कब बनाया? तो EDIVAC को 1946 से 1952 के बीच में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और एक चीज़ और पूछता है कि ये जो जॉन वॉन न्यूमैन थे तो एक कॉन्सेप्ट दिए थे, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। अच्छा, ये इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था? क्योंकि देखिए, इससे पहले जस्ट आपने जो कंप्यूटर पढ़ा था, ENIAC पढ़ा था, तो ENIAC क्या करता था कि गणना को स्टोर करने में सक्षम नहीं था। तो उसमें क्या है कि ये ड्रॉबैक है, मतलब कमी है ENIAC की। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि गणनाओं को भी स्टोर किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट ये है कि इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता था। और चूंकि ENIAC स्टोर नहीं करता था, तो EDIVAC इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों और डाटा को बाइनरी फॉर्म में 01 फॉर्म में क्या करता था? स्टोर करता था। अगला पॉइंट ये है कि EDISAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDISAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। और इसका निर्माण किसने किया है? 1949 में प्रोफेसर मोराइस के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला ये है कि UNIVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UNIVAC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। UNIVAC को किसने बनाया? तो UNIVAC को 1951 में UNIVAC कॉर्पोरेशन द्वारा निर्माण इसका किया गया था। और यह फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। तो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? UNIVAC था। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है पास्कलाइन। तो ये पास्कलाइन गणना जो यंत्र था तो 1942 में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था, और यह प्रथम यांत्रिक गणना मशीन था। ओके फ्रेंड्स, और ये पास्कलाइन को हम क्या कहते थे? एडिंग मशीन भी कहते थे और कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एडिंग मशीन क्या है? तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पास्कलाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एडिंग मशीन के भी नाम से जाना जाता था। अच्छा, और जो लॉगरिथमिक था तो इसका निर्माण किसने किया? तो जॉन नेपियर ने लॉगरिथमिक का निर्माण किया। अगला ये पॉइंट ये है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? तो विलियम और सिकार्ड ब्लेस पास्कल के द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। अच्छा, जो स्लाइड रूलर है तो स्लाइड रूल को किसने निर्माण किया? तो एडमंड गंटर के द्वारा स्लाइड रूल का निर्माण किया गया। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट बता रहे आपको कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं तो कुल कितनी पीढ़ियां हैं? तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं 5 पीढ़ियां, तो उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, पहली बात तो देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन था 1942 से 1955 के बीच में था। तो फ्रेंड्स, आप कई बुक देखेंगे तो कई बुक में डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ईयर्स दिए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में जब ईयर पूछता है तो काफ़ी डिफरेंट करके पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन का दौर कब से कब तक था। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, भले आप 1-2 साल आगे पीछे हो, लेकिन वो समझ में आ जाता है कि याद रखिए कि 1942 के आसपास से फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था, 1955 तक का इसका ड्यूरेशन था।
और फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करते थे तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ENIAC, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था कि नहीं किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ENIAC में भी किया गया था। और जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है तो कौन सी भाषा का यूज़ किया गया था? मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया जाता था? तो स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज़ किया जाता था स्टोरेज डिवाइस के रूप में। और ये आकार में काफ़ी हैवी हुआ करते थे और इसमें जो एरर आने की संभावना थी, त्रुटि आने की संभावना थी, काफ़ी थी। और देखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जनरेशन का कंप्यूटर सबसे भारी था? तो अगर ऑप्शन आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा जो हैवी कंप्यूटर हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में हुआ करता था। अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ऐसा दे कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो जो पहला प्रीवियस वाला जनरेशन होगा, सबसे प्रीवियस वाला, तो वही हैवी होगा। क्योंकि ऐसा हुआ कि जो हैवी उस सिस्टम हुआ करते थे तो बाद में धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और नए नए फीचर ऐड होते गए तो वो हल्का होता गया। तो जो लेटेस्ट होगा तो वो सबसे हल्का और पोर्टेबल होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे तो काफ़ी हैवी हुआ करते थे। और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें कुछ नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से? तो ENIAC था, तो ENIAC कंप्यूटर था, और UNIVAC था, IBM, मार्क फर्स्ट, एडिसैक और डाटामैटिक 1000, CRC 102 सीरीज, ये सभी क्या थे? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे। अच्छा, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बता दें कि आप प्राइमरी स्टोरेज के रूप में क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक ड्रम का यूज प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट बता दें कि सेकंड जनरेशन कब से कब तक था? तो जो कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन था, द्वितीय पीढ़ी थी, तो 1955 से लेकर के 1964 के बीच में था। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया? वैक्यूम। देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और जब सेकंड जनरेशन आया तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फिर प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बता दें कि प्राइमरी स्टोरेज के रूप में क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक कोर यूज़ होता था। सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बता दें कि सेकेंडरी स्टोरेज में क्या यूज़ होता था? मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता था। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? इसी सेकंड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज का यूज स्टार्ट हो गया था। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का उदय हुआ? तो देखिए, जो फोर्ट्रान है, फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, और स्ट्रिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज है, स्नोबॉल है, ये सभी लैंग्वेज का जो विकास का दौर था तो सेकंड जनरेशन में ही किया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ट्रान किस जनरेशन की लैंग्वेज है? तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि फोर्ट्रान किस जनरेशन में बनाया गया? तो सेकंड जनरेशन में बनाया गया था। अच्छा, जो ट्रांजिस्टर का विकास है तो किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का विकास जॉन वर्डिन, विलियम शाक्ले एवं बाल्टन ब्रेटन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया है? जॉन वर्डिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना स्विचिंग डिवाइस होता है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस जनरेशन के दौर में हुआ? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास है तो सेकंड जनरेशन के दौर पे स्टार्ट हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सेकंड जनरेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला पॉइंट ये है कि थर्ड जनरेशन
का दौर कब से कब तक था? तो थर्ड जनरेशन का दौर था 1964 से 1975 के बीच में थर्ड जनरेशन का दौर था। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन जैसे ही आया तो ट्रांजिस्टर को रिमूव किया गया और किसका यूज किया गया? आईसी का यूज किया गया। अच्छा, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। एक प्रकार का ये चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी है तो आईसी का निर्माण किसने किया? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसी का निर्माण किसने किया, कब किया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में जो अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उसमें लगभग पूछता है। तो आईसी का निर्माण कब किया गया? 1958 में जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई के द्वारा आईसी का निर्माण किया गया। ओके फ्रेंड्स, और आईसी टेक्नोलॉजी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। आईसी टेक्नोलॉजी को और किस नाम से जानते हैं? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये बता दें कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएसआई और एमएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास कंप्यूटर पीढ़ी के किस दौर में किया गया था? तो थर्ड जनरेशन में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का जो विकास है किया गया था, मतलब इसका यूज किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था थर्ड जनरेशन में। अगला पॉइंट है कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पीएल फर्स्ट, पास्कल, बेसिक का विकास इसी दौर में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास है तो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में ही शुरू हुआ था। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ है? थर्ड जनरेशन में ही हुआ है। अगला पॉइंट ये है कि जो आईसी है मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट है तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो कॉमन सी क्वेश्चन है ये कि आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और अगला जनरल नॉलेज के रूप में पूछता है कि आईसी मतलब कि सिलिकॉन की बनी होती है और सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलोर शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है इसका दौर शुरू हुआ था 1975 से और 1989 के दौर में। अच्छा, ये जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है तो यहीं से तो बिल्कुल कंप्यूटर बिल्कुल पोर्टेबल हो गए थे और मतलब कि जो इनका वर्किंग है काफ़ी फास्ट हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो जो फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन है तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग यहाँ से शुरू हुआ था। ये कंप्यूटर के विकास में क्रांति लाया था। ओके फ्रेंड्स, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस जनरेशन में शुरू हुआ था? फोर्थ जनरेशन में शुरू हुआ था। और VLSI किस जनरेशन में कारगर साबित हुआ है? फोर्थ जनरेशन में। अच्छा, LSI का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर जो VLSI और LSI है इसका जो फुल फॉर्म है अक्सर पूछा जाता है और इस तरह से पूछा जाता है कि VLSI और LSI किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था? तो फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं, याददाश्त कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरे टॉपिक को कवर यहाँ पर करेंगे शुरू से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक। तो आपके लिए ये चैनल और ये आने वाली हर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। अच्छा फ्रेंड्स, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था तो इसमें मल्टीटास्किंग का प्रयोग शुरू हो गया था। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास है, डेवलपमेंट है तो 1971 में ई टेडहॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। किसने किया था? M.E. हॉफ ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का प्रयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यहाँ पर किया गया था। और जो इंटरनेट का दौर है तो फोर्थ जनरेशन से ही शुरू हो गया था। अगला पॉइंट ये है कि मैरीन ई टेडहॉफ ने जनरल पर्पस लॉजिक चिप का विकास किया जो कि इंटेल
4004 था। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है कि इंटेल 4004 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 404 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लैन वैन का जो विकास है तो इसी दौर में किया गया था। कंप्यूटर के 4th जनरेशन में ही लैन वैन का निर्माण किया गया था। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी इसी दौर में किया गया था। अगला पॉइंट ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि बर्ड स्टार, लोटस और DBase, ये सभी क्या हैं? ये DBase, फॉक्सरो, ये सभी क्या है? डेटाबेसेस हैं और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो जो यहाँ पर एप्लीकेशंस और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इन सभी का जो विकास है तो 4th जनरेशन में ही किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला जनरेशन है कि 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन जो है तो अभी 1989 से लेकर के अभी तक का जो दौर चल रहा है तो 5th जनरेशन का ही है। तो जो 5th जनरेशन है तो इसमें क्या यूज़ किया गया था? ULSI, और ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और SLSI मतलब कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन दोनों का फुल फॉर्म होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इनको याद रख लीजिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ULSI और SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो किस जनरेशन में किया गया? 5th जनरेशन में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है कि स्टोरेज मीडिया के रूप में क्या यूज़ किया गया था? तो स्टोरेज मीडिया के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क आदि का विकास किया गया था। पैरेलल प्रोसेसिंग, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्रोसेसिंग का जो दौर है तो कब से शुरू हुआ है? 5th जनरेशन से शुरू हुआ। इंटरनेट और ईमेल WWW का विकास भी 4th में ही चालू हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का विकास 5th जनरेशन से ही शुरू हो गया। स्पीच रिकग्नाइजेशन और रोबोटिक्स आदि का प्रयोग 5th जनरेशन में शुरू हुआ। अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर को मेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अनुप्रयोग के आधार पर और आकार और क्षमता के आधार पर और पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर। अच्छा, जो अनुप्रयोग है एप्लीकेशंस के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ये है कि एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार और क्षमता के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे, बृहद एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।